सभी को नमस्कार। हमारा जो सेकंड लेसन चल रहा था, लास्ट क्लास तक अपन ने चर्चा की थी पाचन तंत्र को लेकर। देखो लेसन का नाम क्या है, मानव तंत्र। अब इस लेसन में क्या दे रखा है अपने इस लेसन में, सेकंड लेसन में मानव के जो भी तंत्र हैं, हमारे शरीर के, मानव शरीर के जो भी तंत्र हैं, हर तंत्र अपना एक विशेष कार्य करता है। जैसे पाचन से संबंधित तंत्र जिसकी चर्चा अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपन श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, फिर आगे दे रखा है उत्सर्जन तंत्र, फिर दे रखा है परिसंचरण तंत्र। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण और जो सबसे लेंथी था पाचन तंत्र, उसकी चर्चा लास्ट क्लास तक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखो एक क्वेश्चन के रूप में आज अपन कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए श्वसन की क्रियाविधि, मतलब किस प्रकार अपन श्वसन करते हैं, इसका उल्लेख करना अपने को 3 बिंदुओं का आधार बनाते हुए अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो पहले तो कुछ बेसिक चीजें जिसकी अपन चर्चा कर लें। देखो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, ये अनेक प्रकार के कार्य करता है। इन कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बिना ऊर्जा के या बिना एनर्जी के हमारा शरीर कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब हमारे शरीर में भी ऊर्जा की आवश्यकता किनको होती है? कोशिकाओं को, क्योंकि हमारा शरीर बना ही किससे मिलकर है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। देखो आप चाहे ये नहीं कि अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए मेरे शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। आप सुन रहे हो तो भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कार्य तो कर ही रहे हो ना। और हालांकि यहाँ तक अपन सो रहे होते हैं ना, तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे? क्योंकि जब हम सो रहे हैं तब भी हमारा शरीर तो काम कर रहा है ना, हमारा हार्ट तो धड़क रहा है ना, हृदय तो धड़कता ही है। श्वसन भी लेते हैं अपन, तो श्वसन लेना, हृदय का धड़कना, ये कार्य तो रेगुलर रहता है हमारे शरीर के लिए। तो इन सभी कार्यों के लिए हमारे शरीर को या हमारी कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती किससे है? अपन ने बात की थी किसकी? पाचन तंत्र की। इस पाचन तंत्र में अपन ने देखा था कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन के माध्यम से अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ अपन ग्रहण करते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन, खनिज, लवण आदि अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ हम ग्रहण करते हैं। ये पोषक पदार्थ किसके पास जाते हैं? कोशिका के पास जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कोशिका अकेले पोषक पदार्थों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती। ये कोशिका इन पोषक पदार्थों को तभी ग्रहण कर पाएगी जब इस कोशिका के पास क्या पहुंचेगी? ऑक्सीजन पहुंचेगी। समझ गए बात? तो कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन, इनको ग्रहण करने से ही हमारी कोशिका को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हमारी कोशिका को जब ऊर्जा मिलेगी तभी हमारी कोशिकाएं या हमारा शरीर कार्य कर पाएगा। अब ये ऑक्सीजन किससे मिलेगी? श्वसन से मिलेगी। तो इस श्वसन की क्रियाविधि के दौरान ही मैंने जो आपको अभी ये जो बात बताई, इसका भी अपन उल्लेख करेंगे। तो चलो पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें श्वसन की क्रियाविधि में। सबसे पहले तो मैंने कहा था आपको 3 पॉइंटों में इसकी चर्चा करेंगे अपन। ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ऑक्सीजन कहां से लेते हैं अपन? वायुमंडल से। ये जो चारों ओर जो वायुमंडल है, इसमें सभी प्रकार की गैसें मौजूद हैं। तो हमारे श्वसन में उनमें से कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं नाक के माध्यम से। हालांकि मुंह के माध्यम से भी ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन ग्रहण करने का जो अंग माना गया है वो नाक को ही माना गया है, नासिका को माना गया है।
हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यह ऑक्सीजन जाती है डायरेक्ट कहाँ पे, फेफड़ों में। आई कहाँ से, वायुमंडल से ऑक्सीजन अपन ने ग्रहण की, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, फेफड़ों में पहुंच गई। एक लाइन लिखता हूं इसमें, हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। अब फेफड़ों तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई, अब ये तो नहीं होता ना इसमें कि केवल भाई फेफड़ों तक ऑक्सीजन चली जाए और अपना काम हो जाएगा। ऑक्सीजन को तो कहाँ तक पहुंचना है, कोशिका तक पहुंचना है। तो इसके बाद क्या होता है, इन फेफड़ों, अब आगे रक्त नलिकाएं अपने पूरी बॉडी में होती हैं, पूरे शरीर में होती हैं, रक्त के माध्यम से यह ऑक्सीजन फेफड़ों से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। मतलब वायुमंडल से तो कहाँ पहुंची, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इसके बाद रक्त के माध्यम से यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, हाँ सही है, ये लिख लेते हैं, यह ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। पहला काम तो अपना क्या था कि भाई शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचे, काम कंप्लीट। पहले पॉइंट में यही करना था अपने को, ऑक्सीजन ग्रहण करना। ऑक्सीजन अपन ने कहाँ तक पहुंचा दी, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक अपन ने ऑक्सीजन पहुंचा दी। अब वो कोशिकाएं क्या करेगी, उसको अपन सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा के फिर नए सिरे से सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। बस दिमाग में रखना कि ऑक्सीजन वायुमंडल से ली, फेफड़ों में पहुंची और फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंच गई। अब आगे काम होगा किसका, कोशिकाओं का। अब अपन लिखेंगे इसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑक्सीकरण। और जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था ना, वो बातें अपने को सेकंड पॉइंट में लिखनी है। क्या लिखा था, हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाएं लिख देते हैं डायरेक्ट, हमारी कोशिकाओं को विभिन्न कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ, O2 लिख देते हैं अपन शॉर्ट में, ऑक्सीजन के साथ पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं। ध्यान रखना, कोशिकाएं कभी भी बिना ऑक्सीजन के इन पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। कारण क्या है कि भाई उन पोषक पदार्थों को हमारी कोशिका तक पहुंचाता ही कौन है, ये ऑक्सीजन ही पहुंचाती है। तो इसके लिए ये कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं, और यही क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। आपसे हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो आगे मैं इसको लिख देता हूं, ऑक्सीजन के साथ पोषक पदार्थों को ग्रहण करने
कि यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ऑक्सीजन के साथ पोषक पदार्थ ये दोनों एक साथ ग्रहण कर लिए किसने? कोशिका ने। यही क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। अब जैसे ही कोशिका ने पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ग्रहण किया, वैसे ही हमारी कोशिका में किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया से, मतलब कौन सी क्रिया से? ऑक्सीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और ऑक्सीकरण की क्रिया से, मतलब इस क्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के बारे में देखो ज्यादा कुछ अपने डिटेल दे नहीं रखा, सिंपल सा नाम आपको ध्यान रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। और यह एटीपी ही हमारी कोशिकाओं की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और यह एटीपी ही हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा होती है। समझ गए बात? पहले अपन ने ऑक्सीजन ग्रहण की और फिर अपन ने उस ऑक्सीजन का क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया। और ऑक्सीकरण की क्रिया से किसका निर्माण हुआ? एटीपी का निर्माण हुआ। और यह एटीपी ही हमारी कोशिकाओं की क्या है? ऊर्जा होती है। मतलब हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल चुकी है। अब कोशिका ने ऑक्सीजन और पोषक तत्व दोनों को ग्रहण किया था। बदले में कोशिका मुक्त क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले ऑक्सीजन, पहला पॉइंट लिखा था ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दूसरा पॉइंट ऑक्सीकरण, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना। अभी ये कोशिकाएं किसको रिलीज कर देंगी? किसको मुक्त कर देंगी अपने में से? CO2 को। CO2 को मुक्त करना। अब इसमें देखना, हमारी कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती हैं, मतलब CO2 मुक्त करती हैं। CO2 रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में पहुंचती है। और फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर निकलकर वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। कोशिकाओं द्वारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। यह CO2 रक्त के माध्यम से कहाँ तक पहुंची? फेफड़ों में पहुंचती है तथा फेफड़ों से वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लास्ट में लाइन अपन जो लिखेंगे वो समझना आप। याद करो अपन ने पहला पॉइंट लिखा था ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण की थी अपन ने? वायुमंडल से ग्रहण की थी। वायुमंडल से ये ऑक्सीजन अपन ने ग्रहण की, कहाँ पहुंची थी? अपने फेफड़ों में पहुंची थी। फेफड़ों में पहुंच गई। फेफड़ों से फ्री ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंची थी। तो फेफड़ों के बाद गई रक्त में, रक्त से कहां गई? कोशिकाओं में। रक्त और रक्त के बाद में कहां? कोशिकाओं।
ऑक्सीजन वायुमंडल से ली, फेफड़ों में पहुंची, फेफड़ों से रक्त में, और रक्त से कहाँ पहुंच गई, कोशिकाओं में। ये तो ऑक्सीजन अपन ने ग्रहण करने वाली क्रिया हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किसने किया, कोशिकाओं ने। कोशिकाओं से यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंची, फेफड़ों में, फेफड़ों के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त कर दी गई। मतलब ऑक्सीजन का क्रम तो रहता है ये वाला, और CO2 का क्रम रहता है ये वाला। देख लो CO2 में अपन ने ये लिखा है कोशिकाओं द्वारा CO2 मुक्त की जाती है। यह CO2 रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंची, फेफड़ों में पहुंची, और फेफड़ों से वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो इन चारों के मध्य बताओ ऑक्सीजन आई और CO2 गई। मतलब ऑक्सीजन, O2 और CO2 का यह आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का यह आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। यह आपका हो गया क्या, श्वसन की क्रियाविधि। अगर आपसे पूछा जाए श्वसन की क्रियाविधि, बड़ा प्रश्न आए और तो आप इसको तीनों पॉइंटों में लिख देना। समझ गए बात। अब इसमें से अगर कोई छोटा प्रश्न बनता है बीच में से, तो वो बनता है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब आप लोग खुद सोच लो, हालांकि मैं तो आंसर देने वाला हूँ भी जस्ट, लेकिन मैं आंसर बताऊं उससे पहले तक आप सोच लो कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न तो हो गया, इसमें से अगर छोटा प्रश्न बनता है तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में मैं ऑक्सीकरण की परिभाषा बोलूंगा। आ गया होगा सबके दिमाग में शायद। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, हमारी कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या फिर लिख सकते हैं अपन हमारी कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के साथ पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी ये प्रश्न बना के आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। अब श्वसन की क्रियाविधि तो अपन समझ गए, और सामान्यतः अपन इतना तो शायद हर कोई जानता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। बस इसको थोड़ा आगे तक अपन ने देख लिया कि कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन, और कोशिकाओं से CO2 वापस कैसे आती है, और ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का मुक्त करना, यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब इस श्वसन का अपन श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी अंग आते हैं ना, उसका अपन पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद में श्वसन तंत्र के एक एक पॉइंट का अपन क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र, सबसे पहले तो इसका चित्र बनाएंगे अपन। तो ये तो क्या हो गई, मनुष्य की नाक। इस नाक से ये एक नलिका जाती है जिससे अपन श्वसन ग्रहण करते हैं। समझ गए बात। अब श्वसन अपन ने ग्रहण किया, श्वसन डायरेक्ट कहाँ जाती है, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ जाती है, फेफड़ों में। इसका मतलब ये श्वसन नलिका कहाँ जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। तो ये डायरेक्ट कहाँ जाके खुलती है, फेफड़ों में जाके खुलती है। दोनों लगभग बराबर बनाना चाहो तो बराबर बना देना, छोटा थोड़ा रखो तो इसको थोड़ा छोटा रख लेना। शायद आकार में मैंने भी इसको थोड़ा छोटा ही बनाया है, क्योंकि ये इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा होता है ना, दो फेफड़े आते हैं हमारे यहाँ, जस्ट यहाँ पे दोनों साइड दो फेफड़े आते हैं।
इधर वाला मतलब जो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा होता है, क्यों ना, ये 800 ग्राम का होता है, ये 700 ग्राम का होता है, मतलब इधर वाला थोड़ा छोटा होता है। समझ गए बात? सॉरी, लेफ्ट साइड में गलत बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला ये हो गया और राइट साइड वाला ये हो गया। तो ये राइट साइड वाला जो है ना ये थोड़ा बड़ा आता है, ये लेफ्ट साइड वाला थोड़ा छोटा आता है। लेफ्ट साइड वाले का वजन आता है 700 ग्राम और राइट साइड वाले का वजन आता है कितना, 800 ग्राम। अब देखो होता है क्या है, इतना तो अपन एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर की संरचना बाद में बनाएंगे। आप चाहो तो वैसे कंप्लीट अपना यहाँ तक भी सही है। इस आदमी को आप थोड़ा सा और अगर आपकी इच्छा हो आकार देने की तो दे सकते हो, और इच्छा नहीं हो तो चाहे मत देना। ये अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप इसको आकार देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। ये लो, हाथ थोड़े जरूर छोटे बड़े बन गए हो, आप अपने हिसाब से बना लेना इनको बराबर के। क्यों? अब देखना सबसे पहले ये तो क्या हो गई, नासिका। अब आपको पता हो तो कई बार अपन मुंह से भी तो सांस ले सकते हैं, लेके देख लो, आराम से अपन सांस तो ले सकते हैं। हालांकि श्वास लेने का जो अंग होता है हमारा वो नाक को ही माना जाता है, क्योंकि शुद्ध हवा जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं, ये मत समझना कि रे यार ये कहाँ से आ गया, ये ठीक होते हैं, क्योंकि जो भी हम वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए नाक में बाल होते हैं। इन बालों की वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, एकदम फिल्टर होके शुद्ध होके फेफड़ों तक पहुंचती है। इसलिए नाक से श्वास लेना ज़्यादा बेहतर माना गया है बजाय मुंह के। लेकिन फिर भी कई बार अपन मुंह से भी सांस ले लेते हैं। और आपको पता हो तो मुंह से अपन ने भोजन भी ग्रहण किया था, दोनों आपस में मिलते भी हैं। ये श्वसन नली और ये आहार नाल या ग्रास नली या भोजन नली, ये आपस में जहां मिलते हैं उस जगह को अपन ने क्या नाम दिया था, ग्रसनी। आ गया याद? ये क्या हो गया हमारा, मुख। इस ग्रसनी के जस्ट नीचे जो आती है वो होती है क्या, एक छोटी सी संरचना बना देना। क्या कार्य होगा इसका वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन इसका क्या नाम है, लेरिंग्स। समझ गए बात? ये ग्रसनी, ये एक प्रकार का, मैंने ग्रसनी के बारे में लिखवाया भी था, ये एक प्रकार का चौराहा है जहां भोजन पथ और श्वसन पथ दोनों आपस में मिलते हैं। उस चौराहे को ही क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद में क्या आ गई, लेरिंग्स आ गई। अब लेरिंग्स के बाद में ये जो नलिका आ रही है, लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है, और इस नली या इस नली को ही अपन क्या बोलते हैं, श्वसन नली कहते हैं। क्योंकि इस नली से अपन श्वसन लेते हैं, तो इस नली का क्या नाम हो गया, श्वसन नली। अब आगे जाके क्या करना आपको, इन लाइनों को पेड़ों के आकार के रूप में बना देना। फिर मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। जैसे इस लाइन को अपन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, बीच में देखो विभाजित करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे बीच में से ले लो और फिर ऐसे ऊपर से ले लो, कर ली विभाजित। फिर आगे गई, फिर इसको विभाजित कर दो, फिर आगे चाहो तो विभाजित कर दो, वरना आगे जाके ऐसे अपने जो हाथ की सी संरचना आती है ना वैसे बना देना। ये तो ऊपर तो हो गई हाथ की अंगुलियां, ये हो गई अपनी हथेली टाइप की। इसको आप आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे बढ़ाते जाना और बनाते जाना, कोशिश करना थोड़ा सा आगे तक बढ़ाने की।
समझ गए बात। दोनों तरफ ऐसी आकृति बनानी है अपने को। फिर इनका अपन नाम भी लिखेंगे, इनका नाम क्या होता है। ये तो आई रही है यहाँ तक, बीच में एक वी आकार का बना देना और फिर इसको अलग खोल देना और इसको अलग खोल देना। फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए वी आकार का बना देना, फिर इसको अलग खोल देना, इसको अलग खोल देना। ये दोनों साइड अपना लगभग कंप्लीट है। ये चाहे आप और बनाना चाहो तो और बना देना, वरना इतना सफिशिएंट है। ये लास्ट वाली जो है ना, इसको बोलते हैं कुपिका। अब इस चित्र में अपन कितनी बना सकते हैं। एक फेफड़े में पता है कितनी कुपिका आती है? 1,00,000 2,00,000 भी नहीं आती, इससे भी बहुत ज़्यादा आती हैं। एक फेफड़े में 30 करोड़ कुपिका आती हैं। कितनी कुपिकाएँ आती हैं? 30 करोड़। तो दोनों फेफड़ों में कितनी कुपिकाएँ हो गई? 60 करोड़ कुपिकाएँ होती है। तो 60 करोड़ तो अपन शायद हो सकता है इस जन्म में तो बना नहीं पाएंगे। तो अब देखो आगे क्या हुआ। ये श्वसन नली आई, श्वसन नली फिर दो भागों में बट गई, एक राइट साइड के फेफड़े में, एक लेफ्ट साइड के फेफड़े में। दोनों फेफड़ों में ये जो श्वसन नली गई, ये तो पहले श्वसन नली कहलाएगी, फिर इसे श्वसनी कहेंगे। पण क्या कहेंगे? श्वसनी कहेंगे। तो आप बीच में यहां एक लाइन खींच के इसका नाम लिख देना, क्या? श्वसनी। समझ गए बात। अब श्वसनी भी कई प्रकार की हो गई। ध्यान रखना, जब अपन वर्णन करेंगे ना, तब आप अपने दिमाग में रखोगे ये बात। श्वसनी 3 होती हैं। ये सबसे चौड़ी पहली गई, ये प्राथमिक श्वसनी। फिर ये दूसरे नंबर की गई, ये द्वितीयक श्वसनी। फिर ये तीसरे नंबर की गई, इनको कहते हैं तृतीयक श्वसनी। कितनी हो गई? 3 श्वसनी हो गई। मतलब हम जो सांस लेते हैं वह श्वसन नली से पहले तो कहाँ जाता है? श्वसनी में जाता है, मतलब प्राथमिक श्वसनी में जाता है, फिर द्वितीयक श्वसनी में जाता है, फिर तृतीयक श्वसनी में जाता है, और फिर ये जो हथेली बनाई अपन ने एक तरह से, इस हथेली को कहते हैं क्या? श्वसनिका। हथेली को क्या कहते हैं? श्वसनिका। और इस हथेली के ऊपर ये जो अंगुली नुमा संरचना बनाओ, इसको कहते हैं क्या? कुपिका। समझ गए बात। ये हमारे फेफड़ों की संरचना है। अब फेफड़ों की जब अपन संरचना पढ़ेंगे तब इनका एक एक का अपने को उल्लेख करना है। ध्यान रखना, नासिका, मुख, इन दोनों से अपन श्वसन ग्रहण करेंगे, दोनों का वर्णन करना है अपने को। गर्सनी के बारे में 2 लाइन लिख लेंगे, हालांकि पहले लिख चुके अपन। फिर लेरिंग्स के बारे में लिख लेंगे। ये तो ऊपरी श्वसन तंत्र हो जाएगा। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे अपन जब इसका वर्णन पढ़ेंगे। ये ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन मध्य श्वसन तंत्र। मध्य श्वसन तंत्र में अपन एक तो श्वसन नली की बात करेंगे जो लगभग 5 इंच लंबी होती है। उसके बाद श्वसनी की बात करेंगे जो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी। इसके बाद ये ऑक्सीजन या हम जो श्वास लेते हैं वह पहुंच जाता है कहाँ? श्वसनिका में, और श्वसनिकाओं से चला जाता है कहाँ? कुपिका में। ये पढ़ लेंगे अपन किसमें? निचला श्वसन तंत्र। ये ऊपरी श्वसन तंत्र, ये निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा अपन देखेंगे श्वसन मांसपेशियां। तो 3 भागों में अपन श्वसन तंत्र को बांट के पढ़ेंगे। यह हो गया आपका श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। अब एक बार यहां हाथ लगाना, पेट को थोड़ा अंदर देते हुए। यहां कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार की संरचना। ये जो हमारी वक्ष गुहा है, इसमें ये जो ऊपर पसलियां जो हमारी है ना, इस पसलियों के नीचे फेफड़े स्थित होते हैं, और इस टाइप की एक संरचना है। इस टाइप की संरचना अपने को नजर आ रही होगी, और उस संरचना को कहते हैं अपन क्या? डायफ्राम। डायफ्राम कह दो, चाहे हिंदी में मध्य पट कह दो। ये भी इस चित्र में लिख देना जो आपको आसान लगे। मध्य पट या डायफ्राम, जो भी याद करने में आसानी हो ना, वो नाम आप इसका
लिख देना। मध्य पट ज़्यादा आसान रहेगा, एकदम मध्य में है, क्या नाम हो गया, मध्य पट हो गया। ये हो गया अपना मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। अब श्वसन तंत्र को 3 भागों में अपन बांटते हुए, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, इन तीनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।